सबको नमस्ते, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आज एक नए सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का विषय हमारा जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक व्यूज रहे हैं उनके ऊपर है। और ये जो व्यूज जो जैसे हम हिंदी में कहते हैं विश्व सामरिकता की दृष्टिकोण, ये हमेशा मानव की उत्पत्ति से, जब से उसने सभ्यता संभाली है, जब से सभ्यता की शुरुआत हुई है, तब से ही मनुष्य के मस्तिष्क में जिज्ञासा और आगे बढ़ने की जो उसमें इच्छा थी वो हमेशा रही है, उसके डीएनए में रही है। अब जब डीएनए में रही है और दिमाग है वो होमो सेपियन है, तो वो आसपास के क्षेत्रों के लिए, आसपास के क्षेत्रों को ग्रहण करने के लिए, लोगों को अधिक से अधिक अपने साथ जोड़ने के कई प्रकार की प्लानिंग या नियोजन करता है। और इस नियोजन में उसे कई प्रकार की व्यू रचनी पड़ती है, दृष्टिकोण बनाने पड़ते हैं। तो विश्व में भी ऐसे कई स्ट्रेटेजिक फॉलोअर्स या स्ट्रेटेजिक स्कॉलर्स हुए हैं, जिन्होंने विश्व की जो विशेषकर सामरिक दृष्टिकोण है उसको बताने के लिए अपने व्यूज, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और इसमें हम देखते हैं कि वर्तमान समय में, विशेषकर 17वीं शताब्दी के बाद से, 16वीं और 17वीं शताब्दी के बाद से, या उससे थोड़ा पहले से, ऐसे विद्वान आने लगे थे, ऐसे स्ट्रेटेजिक थिंकर, सामरिक विचारक आने लगे थे, जो विश्व भू राजनीति को प्रभावित करने के लिए अपने विचार या सिद्धांत देने लगे थे। इनमें मुख्य रूप से आप अगर हम देखें तो 4 स्कॉलर्स को हम अपने सिलेबस में विशेष पढ़ते हैं, जिसमें पहले हैं एटी महान, जो सी पावर की बात करते थे, यानी कि समुद्र की पावर जिसके पास जितनी अधिक है, और जो नेवल फोर्स जिसके पास जितनी अधिक शक्तिशाली है, वो उतना ही अधिक विश्व को प्रभावित करता है, उसकी उतनी ही अधिक विश्व पर पकड़ होती है। अधिक से अधिक संसाधनों पर, अधिक से अधिक क्षेत्रों पर उसका अधिकार होता है। तो ये 1660 से लेकर 1783 तक का इनका पीरियड था। और इन्होंने अपने इस पूरे के पूरे पीरियड में सी पावर या महासागरीय या सागरीय शक्ति के ऊपर विशेष कार्य किया। और इनका ये सोच था कि जो राष्ट्रीय चरित्र है, विशेषकर जो दृष्टिकोण है, वो सामुद्रिक शक्ति, शांतिपूर्ण एवं विस्तृत व्यापार पर निर्भर करता है। देखिए 3 चीज हैं इसमें। सामुद्रिक शक्ति, कि जिस देश के पास नेवल पावर जितना अधिक है, और शांतिपूर्ण और विस्तृत व्यापार, वो विश्व को उतने ही अधिक क्षेत्रों को जीतकर अधिकार करेगा और शांति बनाए रखेगा, और साथ ही व्यापार में भी, बिजनेस में भी, ट्रेड में भी उसकी बहुत गहरी पकड़ होगी, और वो एक उन्नत राष्ट्र या विकसित राष्ट्र के रूप में होगा। महान ऐसा कहते हैं। इंग्लिश में ये कहते हैं कि रियली बेस्ड अपॉन द पीसफुल एंड एक्सटेंसिव कॉमर्स, व्यापार, उससे रिलेटेड दृष्टिकोण और शांतिपूर्ण वातावरण विश्व में स्थापित करने के लिए जिस देश के पास या जिस क्षेत्र के पास जितना अधिक सी पावर है, जितनी अधिक सामुद्रिक शक्ति है, वो उतना ही अधिक प्रभावशाली रहेगा और उसके अधीन उतने ही अधिक संसाधन और क्षेत्र होंगे। ऐसा एटी महान
का दृष्टिकोण है। और ये दृष्टिकोण जो इन्होंने दिया है ये विशेषकर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से संबंधित दिया है, विशेषकर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन। क्योंकि उस समय आप देखिए 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में इन देशों की सी पावर बहुत मजबूत थी। इनके पास विशाल समुद्रिक जहाज हुआ करते थे और इन लोगों ने उस समय विश्व के कई ऐसे क्षेत्रों को खोज निकाला था जो कि अभी तक हमसे छुपे हुए थे, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आर्टिक रीजन, एंटार्टिक रीजन, अंटार्कटिका का पूरा क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पॉलिनेशियन आइलैंड्स, पैसिफिक ओशन में कई प्रकार के ऐसे छोटे बड़े आइलैंड्स थे जिनकी खबर हम तक नहीं थी। लेकिन ये लोग जो अपने शिप्स वगैरह लेकर निकले तो इन्होंने नई सभ्यताएं, नई संस्कृति, नए क्षेत्रों की खोज की और अपने देश के प्रभुत्व को वहां पर स्थापित किया। ये महान कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है H.J. मैकेंडर का। मैकेंडर ने हार्टलैंड थ्योरी दी थी और इस हार्टलैंड थ्योरी में उन्होंने बताया कि एक ऐसा हृदय क्षेत्र है जो यूरोप के पूर्वी भागों में स्थापित है और इस क्षेत्र पर जिसकी पकड़ होगी वो पूरे के पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप के महाद्वीपों पर पकड़ रखेगा अपनी, साथ ही उनके ऊपर राज करेगा और धीरे धीरे वो विस्तृत होकर पूरे विश्व को वो अपने कब्जे में कर लेगा। मैकेंडर एक ब्रिटिश स्कॉलर थे और इनकी एक 1904 में एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक आई थी, द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। इसमें इन्होंने ये धुरी क्षेत्र या पिवट एरिया की बात की थी और साथ ही ये भी बताया था 1919 में इनकी एक और पुस्तक आई थी जो कि बड़ी फेमस पुस्तक हुई थी, वो थी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। इसमें इन्होंने एक बहुत सुंदर कोटेशन दी थी जो आज तक कोट की जाती है। वो क्या है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड। जो ईस्ट यूरोप पे राज करता है वो हार्टलैंड या हृदय क्षेत्र पर अपनी पकड़ बना के रखता है, नियंत्रण में रखता है। हु रूल्स हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड। और जो हृदय क्षेत्र या हार्टलैंड पर शासन करता है वो पूरे विश्व द्वीप पर नियंत्रण रखता है। विश्व द्वीप इन्होंने किसको कहा, जिसमें अफ्रीका, यूरोप और एशिया सम्मिलित हैं। और तीसरी बात ये कहते हैं कि हु रूल्स वर्ल्ड आइलैंड, जो इन तीनों के तीनों कॉन्टिनेंट्स पर राज करता है या नियंत्रण करता है, कमांड्स द वर्ल्ड, यानी कि विश्व द्वीप पर शासन करने वाला संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण रखता है। इनकी एक कोटेशन बड़ी प्रसिद्ध हुई और आने वाले जो सामरिक विद्वान थे उनके लिए मार्गदर्शन का काम किया इन्होंने। आने वाले जितने भी जर्मन और उसके बाद में यूरोपियन विद्वान आए उनके लिए एक प्रकार का मार्ग प्रशस्त किया इन्होंने कि पूरी की पूरी सामरिक रचना किस प्रकार से होनी चाहिए किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए। तो ये हार्टलैंड थ्योरी कहलाती है जो मैकेंडर ने दी थी। तीसरी जो थ्योरी आती है जो N.J. स्पाइकमैन ने दी थी वो रिमलैंड थ्योरी कहलाती है, RIMLAND, रिमलैंड थ्योरी। ये रिमलैंड थ्योरी भी हार्टलैंड थ्योरी से मिलती जुलती है। इसमें स्पाइक्समैन कहते हैं कि हु कंट्रोल द रिमलैंड्स, रिमलैंड वही जो हार्टलैंड वाला क्षेत्र है वो, हु कंट्रोल द रिमलैंड रूल्स यूरेशिया, यूरोप और एशिया पर उसका शासन रहेगा, नियंत्रण रहेगा। एंड हु कंट्रोल्स यूरेशिया कंट्रोल द डेस्टिनीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वह जो यूरेशिया पर शासन करेगा उसका पूरे के पूरे यूरेशिया पर शासन करता हुआ विश्व के भविष्य को नियंत्रित करेगा, यानी कि विश्व के संपूर्ण विश्व पर राज करना या नियंत्रण करने का अधिकार उसके ऊपर होगा।
इन दोनों ने अपनी थ्योरीज को, तीनों ने अपनी थ्योरीज को आगे बढ़ाया। अब देखिए, महान है वो सी पावर की बात करते नहीं, और मैकेंडर और स्पाइक्स ने लैंड पावर की बात की, आर्मी की पावर की बात की। और चौथे एक और विद्वान आते हैं, उनका नाम है एपी सेवेस्की। एक रशियन थे, लेकिन बाद में जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जाकर अमेरिका में, यूएसए में सेटल हो गए थे। इन्होंने एयर पावर की बात की, क्योंकि 1962 का जो वार जीता गया था वो एयर पावर से ही जीता गया था। 1946 का, जिसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं, वो एयर पावर के द्वारा ही जीता गया था। तो यहां पर सेवेस्की ये कहते हैं कि एयर पावर जिसके पास जितनी मजबूत है, वो संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण रख सकता है। और बाद में ये सिद्ध भी हुआ। अमेरिका और यूएसएसआर और यूरोपियन कंट्रीज के पास, जिन जिन देशों के पास एयर पावर यानी कि वायु शक्ति जितनी अधिक उनके पास थी, उतना ही अधिक क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण था, उतने ही शक्तिशाली वो देश बने। तो आप देखें कि ये चार प्रकार के व्यूज, चार लोगों के व्यूज हमारे सामने उभर के आते हैं: महान, मैकेंडर, स्पाइक्समैन एंड सेवेस्की। जो एयर पावर, जो नेवल पावर की बात करते हैं, आर्मी की पावर की बात करते हैं, और उसके बाद में लास्ट में सेवेस्की जो हैं वो एयर पावर की बात करते हैं। नेवी, आर्मी एंड एयर, ये तीनों की तीनों मिलकर एक कंबाइंड फोर्स बनती हैं। अब जमाना ये आ गया है 2020 तक आते आते, विशेषकर 21वीं शताब्दी में। अब तो आप देखें कि आपके देशों के पास मिसाइल्स हैं, तो ये हार्टलैंड थ्योरी या कोई लैंड बहुत सुरक्षित है विश्व में, ये आउटडेटेड हो चुकी हैं। अब कोई भी क्षेत्र विश्व में, कोई भी देश विश्व में सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो एयर पावर आ गई है, सैटेलाइट्स आ गए हैं। सैटेलाइट से छोटे छोटे क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जा सकता है, और आगे की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जा सकती है, सामरिक जो नियोजन है वो किया जा सकता है। साथ ही मिसाइल्स आ जाने के साथ, रॉकेट्स आ जाने के कारण से, और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट आ जाने के कारण से, जो बहुत जो ध्वनि की गति से भी बहुत तेज चलते हैं, उनके आ जाने के बाद में हमारे विश्व की सामयिक दृष्टिकोण में एक बहुत गहरा बदलाव आया है। ऐसे ऐसे अवाक इंस्ट्रूमेंट्स बन गए हैं जो ऊपर से ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सैटेलाइट्स के द्वारा आपको सारी की सारी ऊपर से इंफॉर्मेशन मिल जाती है दुश्मन के बारे में, कि दुश्मन किस प्रकार की प्लानिंग कर रहा है, कैसे उनकी आर्मी मूव कर रही है, कहाँ किस प्रकार के इक्विपमेंट्स डिप्लॉयज किए जा रहे हैं, किस प्रकार से किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार का नियोजन चल रहा है, और उसके आधार पर वो जानकारी प्राप्त करके सभी देश जो उन्नत हैं विज्ञान और तकनीक में, ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उनका दुश्मन देश या दुश्मन क्षेत्र में किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। उसके मुताबिक, उसके अनुसार अपने यहाँ पर भी प्लानिंग की जाए। तो आप देखिए, मिसाइल्स आ जाने के बाद में, रॉकेट्स आ जाने के बाद में, रॉकेट लॉन्चर्स आ जाने के बाद में, खतरनाक खतरनाक तोपें आ जाने के बाद में, अब विश्व का कोई भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं है जिसे हम हार्टलैंड कह सकें या रिमलैंड कह सकें, जिसे हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र सुरक्षित है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं हो सकती, कोई मिसाइल्स नहीं आ सकता, कोई रॉकेट नहीं आ सकता, कोई बम नहीं आ सकता। अब पूरा का पूरा विश्व युद्ध के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं आप, एक युद्ध क्षेत्र बन गया है। और जिस प्रकार की इस समय विश्व राजनीति और भू राजनीति का संचालन किया जा रहा है कोरोना समय में, और वो बड़ा ही घातक है। मैंने पूर्व के लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि हमारी विश्व की जो भू राजनीति वो एक बहुत बहुत गहरी करवट ले रही है।
पुराने धड़े या टूट रहे हैं और नए धड़े बन रहे हैं। जितने भी पुराने अखाड़े थे वो सब खत्म हो रहे हैं, नए अखाड़े बन रहे हैं और उन अखाड़ों में नई नई टीम्स जुड़ रही हैं। लेकिन टीम जुड़ने के साथ साथ जो बंदिशें भी उनके ऊपर हैं। जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल आपको दूं मैं, इस समय अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो आर्मेनिया को मुस्लिम कंट्रीज सपोर्ट, अजरबैजान को मुस्लिम कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं, विशेषकर टर्की, सीरिया, पाकिस्तान एंड अदर्स, जो कि सिया बहुल इलाके हैं या सिया समुदाय से संबंधित हैं, क्योंकि आर्मेनिया में 90% से ज़्यादा सिया मुस्लिम्स रहते हैं। अजरबैजान में 90% से ज़्यादा सिया मुस्लिम्स रहते हैं। और आर्मेनिया है वो एक क्रिश्चियन डोमिनेंट इलाका है, आर्मेनियन प्रजाति के लोग वहाँ पर रहते हैं। इनमें कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि टर्की के खिलाफ रशिया कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वो नाटो का मेंबर है। अब नाटो जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें नॉर्थ अटलांटिक ओशन को फेस करने वाले कंट्री लगभग 28 से 30 कंट्रीज उसके सदस्य हैं, और उनमें एक प्रकार की विशिष्ट किस्म की बॉन्डिंग्स है, समझौते हैं, जिसमें अगर किसी भी एक देश के ऊपर युद्ध थोपा जाएगा या युद्ध में वो जाएगा या कोई देश उस पर हमला करेगा तो सभी देश उसके साथ खड़े होंगे। रशिया नाटो का मेंबर नहीं है, तो रशिया आर्मेनिया की मदद करना चाहता है, लेकिन मदद कर नहीं पा रहा है, क्योंकि जैसे ही उसने टर्की के ऊपर अटैक किया तो नाटो फोर्सेस उस पर सक्रिय हो जाएंगी। और यूएसए में इलेक्शन होने के कारण से अभी ट्रंप और यूएसए बिल्कुल चुप हैं, उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। भारत से 4000 किलोमीटर दूर है वो क्षेत्र। भारत ने आर्मेनिया को अपने देश में बने हुए आर्म्स जरूर सप्लाई किए हैं, बेचे हैं व्यापार की दृष्टि से, लेकिन अजरबैजान से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ के जो शासक हैं, हमारे यहाँ के जो थिंक टैंक हैं, जो प्लानर्स हैं, वो अपनी स्थिति अभी एक प्रकार से ऐसी बनाई हुई है जो ना तो आर्मेनिया की तरफ हैं और ना ही अजरबैजान की तरफ हैं, यानी कि किसी भी के खिलाफ नहीं है। वे चाहते हैं कि युद्ध बंद हो, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता है। इससे जनधन की हानि होती है, मासूम लोग मरते हैं, बच्चे मरते हैं, महिलाएं मरती हैं, वृद्ध मरते हैं। वो हल नहीं है, बल्कि वो आने वाले समय में भविष्य के लिए और भी ज्यादा समस्याएं पैदा करता है। तो आप देखिए कि सामयिक दृष्टि से लोगों को फायदा भी है, और जहां वो किसी ट्रीटी विशेष से बंधे हुए हैं वहां पर उनको नुकसान भी है। जैसे रशिया का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। यूएसए मेंबर है नाटो का, लेकिन यूएसए में इलेक्शन होने के कारण से अभी वो इस स्थिति में फंसना नहीं चाहते। अब पाकिस्तान देखिए कितने दूर है, लगभग 3,500-4 हजार किलोमीटर दूर है दोनों से, लेकिन एक इस्लामिक थॉट होने के कारण से, जिहादी मानसिकता होने के कारण से, कि हम अजरबैजान के साथ हैं, हम मुस्लिम ब्रदरहुड को फॉलो करते हैं, हम मुस्लिम उम्मा को मानते हैं, तो वहां की राजनीति अलग चलती है। और ये जो क्रूसेड्स हुए हैं, जो धार्मिक युद्ध हुए हैं, विशेषकर क्रिश्चियंस में और मुस्लिम्स में, इसका इतिहास बहुत पुराना है। इतिहास में भी इतिहास इस प्रकार के युद्धों से भरा पड़ा है। क्योंकि एक्चुअली युद्ध क्यों होता है, आप सोचिए। युद्ध होता है किसी प्रकार की डोमिनेंस के लिए, किसी प्रकार की पकड़ के लिए, जिसे हम हिंदी या उर्दू में कहते हैं वर्चस्व। वर्चस्व एक बड़ा घातक शब्द है, इसके मीनिंग बड़े घातक हैं। वर्चस्व मतलब संपूर्णता, टोटलिटी, कि एक देश का वर्चस्व इतने देशों पर है। अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं तो उसका मतलब है कि उसको वो देश एक प्रकार से उसका गुलाम सा है।
तो ये पूरे के पूरे विश्व का जो सिनेरियो इस समय जो बदल रहा है, अखाड़े बदल गए हैं, अखाड़ों के खिलाड़ी बदल गए हैं, टीमें बदल गई हैं, यह सोचनीय विषय है। और हर पुराने देश को और नए देश को इन अखाड़ों को ज्वाइन करने से पहले या इन अखाड़ों से जुड़ने से पहले कई प्रकार की सोच रखनी या कई प्रकार की प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक बार आप किसी अखाड़े से जुड़ गए, मान लीजिए यूएसए से जुड़ गए या चाइना से जुड़ गए, इस समय तो यूएसएसआर या रशिया बहुत कमजोर देश हो गया है। अब वो तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी मेंबर है, लेकिन ऐसे कमजोर देश को मेंबर रखना सिक्योरिटी काउंसिल का, ब्रिटेन और रशिया जैसे कमजोर देशों को, ये सोचनीय विषय कि क्या वो वास्तव में विश्व को किसी प्रकार की गाइडेंस या प्लानिंग दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं। मैंने सोचता हूं कि दे सकते हैं, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से रशिया की हालत इस समय ब्रिटेन जैसी है। तो ब्रिटेन और रशिया दोनों ही बड़े कमजोर देश हो गए हैं। उसके विपरीत चाइना, इंडिया, जापान, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट, टर्की एक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। तो ये जो खेमे बने हुए हैं, एक तो खेमा या अखाड़ा धर्म के आधार पर बना हुआ है, जिसमें इस्लामिक लोग, इस्लामिक कंट्रीज, अब इस्लामिक कंट्रीज में भी दो अखाड़े हैं, एक सुन्नियों का अखाड़ा है, एक शियाओं का अखाड़ा है। और ये अखाड़े अपने आप ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, अपने आप ही एक दूसरे को काटते रहते हैं, मारते रहते हैं, सर उतारते रहते हैं। क्योंकि शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत पुराना है, इस्लाम की स्थापना से ही है। और फिर इनमें जो अलग अलग कई प्रकार के फिरके हैं, कई प्रकार की विचारधाराएं हैं, वो भी आम जन को पनपने नहीं देती है। आम मुसलमान इससे बहुत परेशान है। मेरी कई पढ़े लिखे मुसलमानों से बात होती है, वो भी इस पर शर्म महसूस करते हैं कि इन लोगों के कारण से हम लोगों को भी नीचे देखना पड़ता है। जिहाद एक इस प्रकार का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है कि जिसमें काफिर का कत्ल करना वाजिब है। और काफिर कौन है? जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, वो सब काफिर हैं। ऐसी दूषित सोच जब मनुष्यों के बीच में आ जाती है, एक समूह विशेष के बीच में आ जाती है, तो उसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। दूसरा जो समूह है वो यूएसए का है, वो पूरी तरह से सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। वहां पर वो गीली और सूखी सब प्रकार की लकड़ियां जलती हैं, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट इज द बेस्ट इंटरेस्ट। उनकी प्लानिंग ये है कि हमें अपने देश के लोगों के लिए, उनके सुख के लिए अधिक से अधिक संसाधन चाहिए, लैविश लाइफ जीने के लिए और लग्जरस लाइफ जीने के लिए संसाधन चाहिए। और संसाधन कहां से मिलेंगे? विश्व के अन्य देशों से। देखिए, यहां पर भी एक इकोनॉमिक सोच है कि ये जितने भी बड़े डेवलप कंट्रीज हैं, ये अपने देशों के संसाधनों को बचा के रखते हैं और दूसरे के देशों के संसाधनों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं कि पहले बाहर के देशों के संसाधनों को खत्म करो और अपने देश के संसाधनों को स्टोर करके रखो, भंडारण करके रखो, उनके रिजर्व्स रखो, उनको बचा के रखो, जिससे वहां के विश्व के जो संसाधन खत्म हो जाएं, तब हम अपने देश के संसाधनों का दोहन शुरू करें या एक्सप्लॉइटेशन शुरू करें। ऐसी प्लानिंग हर देश की होती है। ऐसा नहीं है कि भारत में भी तेल नहीं है, नेचुरल गैस नहीं है, लेकिन हम पूरा दुनिया कहां से ले रही है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस? खाड़ी देशों से, अरब देशों से, क्योंकि वह बहुतायत में निकल रहा है और उनकी सारी की सारी इकोनॉमी, सारा का सारा डेवलपमेंट इन्हीं के ऊपर आधारित है। लेकिन वहां पर भी एक लिमिट होगी, 400-500 साल।
400-500 साल के बाद में वहां पर नेचुरल गैस का और पेट्रोलियम का दोहन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा, वहां के रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। तब ये समझदार देश अपने देशों के रिजर्व्स को शुरू करेंगे यूज करना, उपयोग करना। तो एक यूएसए का गुट बनाए, एक यूएसए का अखाड़ा बनाए, मैं इनको अखाड़ा बोलता हूं। और तीसरा अखाड़ा बना रहा है चीन। चीन में भी कोई किसी प्रकार की थिंकिंग नहीं है। पहले चीन कम्युनिस्ट देश हुआ करता था, आज भी लेवल तो कम्युनिस्ट देश का है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से वो पूंजीपति देश हो गया है, पूंजीवादी व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन नियम कायदे वही, डिक्टेटरशिप जो है वो कम्युनिस्टों जैसा है। वहां किसी भी प्रकार के प्रजातांत्रिक अधिकार लोगों को नहीं है, किसी भी प्रकार के मूल अधिकार नहीं है, किसी भी प्रकार का एजिटेशन करने के अधिकार नहीं है। वो एक प्रकार से गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। मुझे कई बार चाइनीज लोगों पर दया और करुणा महसूस होती है कि इतने सालों से वो मुंह बंद करके जी रहे हैं गुलामों की जिंदगी, कोई एजिटेशन नहीं। बीच बीच में एजिटेशंस होते हैं, लेकिन उन एजिटेशंस को बड़े रुटली और बड़े ही विकृत रूप में उनको दबा दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है वहां की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा। और हमारे देश में प्रजातंत्र के नाम पे जो भी कुछ कर लो, मेरी अभिव्यक्ति का अधिकार है, मेरा प्रजातंत्र खतरे में आ गया है। मतलब प्रजातंत्र नहीं हुआ, एक प्रकार का कोई खेल हो गया कि मेरा प्रजातंत्र ये, मेरा प्रजातंत्र ये, मेरा प्रजातंत्र ये। मैं बोलूं तो प्रजातंत्र है, मैं बोलूं तो अभिव्यक्ति की आजादी है, और तुम बोलो तो गलत है। तुम्हारे बोलते हैं मेरा प्रजातंत्र खतरे में आ जाता है, संविधान खतरे में आ जाता है, देश खतरे में आ जाता है। ऐसी दोहरी मानसिकता जो होती है वो बड़ी दुखदाई होती है, और बड़ा दुख होता है कि हमारे यहाँ के बड़े बड़े लीडर्स ऐसी बचकानी हरकतें करते हैं, ऐसे बचकाने स्टेटमेंट्स देते हैं। तो जनता किस प्रकार से उनको सह लेती है और जनता किस प्रकार से उनका साथ देती है, ये सोचनीय विषय है कि जरूरत से ज्यादा आजादी देना भी घातक है। और ऐसे लोगों को जो अशिक्षित हैं, जो डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र का मतलब नहीं जानते, जो अधिकारों का उपयोग नहीं करना चाहते हैं बल्कि उनका मिसयूज करना चाहते हैं और करते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अभिव्यक्ति के नाम पर, अधिकारों के नाम पर, और धड़ल्ले से करते हैं, और सिस्टम चुप है। पुलिस प्रशासन सिस्टम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनसे जुड़ा रहता है। देश में किस प्रकार के जो केसेस चल रहे हैं, कई ऐसी घटनाएं चल रही हैं। एक बच्ची का रेप होता है वो तो रेप है, दूसरी बच्ची या तीसरी बच्ची का रेप होता है वो रेप नहीं है। ये मानसिकता हमारे लीडर्स में आ चुकी है। रेप एक प्रकार की बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है, मैं कहता हूं। किसी भी घर में किसी बच्ची का रेप होता है या बलात्कार होता है तो वो पूरा का पूरा घर और बिखर जाता है। तो इन रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा मिलना बहुत आवश्यक है। इनके ऊपर कड़े से कड़े नियम भी बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी हो रहे हैं ये रेप देश में। क्यों हो रहे हैं और युवा वर्ग इसमें क्यों सम्मिलित है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 8 साल की, 10 साल की, 5 साल की, 14 साल की, ब्रूटल वे से, मतलब वैश्याना तरीके से। और सिर्फ रेप ही नहीं कर रहे हैं, उनके ब्रूटल वे से उनका हत्या भी की जाती है, मार दिया जाता है, और लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, राजनीतिक पार्टियों के नाम पर, राजनीतिक विचारधाराओं के नाम पर। जनता, आम जनता देश की कब तक इन इडियट्स और नॉनसेंस लोगों को बर्दाश्त करेगी? हालांकि ऐसा नहीं है कि जनता समझती नहीं है,
जनता सब समझती है। पूरे देश की और पूरे विश्व की जो जनता है वो सब समझती है इन चीजों को। हमारे बस यहां पर ओपननेस लाने की आवश्यकता है, समझ को डेवलप करने की आवश्यकता है। जिस दिन ओपननेस आ जाएगी, जिस दिन समझ आ जाएगी, जिस दिन नियमों को थोड़ा सख्त किया जाएगा, या जहां पर लूज करना है, लूज करने की आवश्यकता होगी तो लूज किया जाएगा, तो ये समस्या सुलझ जाएंगी। तो आप देखिए कि ग्लोबल लेवल पर ये 3 प्रकार के अलग अलग अखाड़े बने हुए हैं। अब इन अखाड़ों को ज्वाइन करने वाली टीम भी वही है जो उनकी विचारधाराओं से सम्मिलित हैं, जुड़ी हुई हैं, या किसी ना किसी प्रकार के उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं। अब पाकिस्तान का चाइना में क्या वेस्टर्न इंटरेस्ट है? वो इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करते हैं और उइगर मुसलमानों को, लाखों लाखों लोगों को उन्होंने बहुत बुरी तरह से क्रश किया है, लेकिन इस्लामिक जगत चुप है, क्योंकि जानता है कि चीन हमारा माई बाप है, सब प्रकार की मदद कर रहा है। कंसंट्रेशन कैंप्स में लाखों लाखों उइगर मुसलमानों को डाल रखा है और बंदिशें लगा रखी है, नई कुरान की रचना की जा रही है कि आपको इस प्रकार की चीजें करनी है। अब जो शांति प्रिय देश हैं उनके लिए बड़ी समस्या हो गई है। जैसे भारत का इतिहास अगर आप उठा के देखें तो भारत ने कभी किसी दूसरे देश पे अटैक नहीं किया, कभी दूसरे देश के क्षेत्रों पर अधिकार नहीं किया, जो एक हमारा प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट इसलिए कि हमने अहिंसा का संदेश दिया। हमारे जो बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, महात्मा बुद्ध, महावीर, नानक, और उनके जो फॉलोवर्स आगे जो बढ़ते गए भक्ति आंदोलन में, और भक्ति आंदोलन से आगे निकलते निकलते लास्ट कड़ी में महात्मा गांधी जुड़े। उन्होंने भी अहिंसा का संदेश दिया। तो अहिंसा का संदेश कहीं हमारे लिए कुछ जरूरत से ज्यादा घुट्टी नहीं पिला दी गई हो जो जिसने हमें कमजोर कर दिया हो, जिसने हमें डरपोक किया, भयभीत कर दिया हो। हमारे यहां पर शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा की जाती है। एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र, यानी कि लक्ष्मी, यानी कि सरस्वती, और साथ ही वज्र रखने वाले देवता, हथियार रखने वाले देवता। तो उन देवताओं के हथियार तो हमने अंदर रख दिए, लेकिन देवताओं के जो ग्रंथ थे वो हाथ में ले लिए। अब सिर्फ ग्रंथों से या शास्त्रों से युद्ध नहीं लड़े जाते, युद्ध शस्त्रों और शास्त्रों दोनों से लड़े जाते हैं, और तभी आप जीत सकते हैं, वरना आप हारते रहेंगे हमेशा। बाहरी लोग, बाहरी आक्रांता, लुटेरे आके आपके देश को गुलाम बनाते रहेंगे, कई प्रकार की हिंसा करते रहेंगे, लूटपाट करते रहेंगे, जैसा कि हमारा इतिहास बताता है कि बाहरी आक्रांताओं ने आके किस प्रकार की लूट हमारे यहां पर आई की। मुस्लिम आक्रांता और ईसाई आक्रांता कितने आए, जिन्होंने हमारे देश की संपदा को लूटा और हमारे देश के ज्ञान को खत्म किया। बड़े बड़े महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज के बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज जला दी गई, जिसमें मूल पांडुलिपियां जल के राख हो गई। लाखों लाखों मूल पांडुलिपियां, किताबें जल के राख हो गई। मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, और उसके मुद्दे कुछ आज भी चल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर आपको अपना इबादत गाह कहीं बनानी है तो कहीं और बना लीजिए, खुली क्षेत्र में। मंदिर को नष्ट करके, और मंदिर को या मठ को नष्ट करके उसके ऊपर बनाने का ये मानसिक बीमारी है। ये वर्चस्व स्थापित करने की मानसिक बीमारी है, और वर्चस्व इससे स्थापित नहीं होता है, सिर्फ सोच है ये।
क्या हमने वो मंदिर तोड़ दिया, हमने वो मठ तोड़ दिया, हमने वो गिरजाघर तोड़ दिया और उस पर मस्जिद तामील कर दी। ये साइकिक लोग हैं, जिहादी और साइकिक एक ही हैं। ये तो जो कुछ करना चाहे कर लें, लेकिन जब रिटर्न में इनके ऊपर कुछ होता है तो ये चिल्लाते हैं मर गए, प्रजातंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, प्रजातंत्र खतरे में, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है हमारी। ये दोहरापन है। इस दोहरेपन को खत्म करना बहुत जरूरी है। जब तक ये दोहरापन खत्म नहीं होगा तब तक हम किसी भी मजहब के, किसी भी पंथ के, किसी भी धर्म के सच्चे फॉलोवर्स नहीं हो सकते। ये सब झूठे फॉलोवर्स हैं। ये अपनी दुकानदारी और बाजार चला रहे हैं। बाजार बाजार तो आप देखिए कि पूरे के पूरे विश्व में इस प्रकार से जो बदलते हुए सामयिक दल हैं, जो अखाड़े हैं, ये आने वाले भविष्य के की हमें एक झलक दे रहे हैं कि 2020 के अंत तक या 2021 तक किस प्रकार का विश्व हमारे सामने होगा। और टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भू राजनीतिक संबंध, कूटनीति, नई प्रकार की प्लानिंग, और इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है तो सोने पे सुहागा है। फिर तो आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं। लेकिन सोच अगर आप नेगेटिव है तब वो घातक है। और अगर सोच समस्त विश्व को एक परिवार मानते हुए चलने की है, जैसे कि हमारे देश की रही है कि पूरा विश्व एक परिवार के रूप में है, और है भी। इंसान तो एक कॉमन डीएनए है सब में, जो हमें होमो सेपियंस बनाता है, जो ये बताता है कि हम एक ही परिवार से, एक ही ग्रुप से निकले हुए लोग हैं। हाँ, पर्यावरणीय दृष्टि से हमारे फिजिकल ट्रेट्स अलग हो सकते हैं। कोई छोटा हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई पीला हो सकता है। लेकिन एक कॉमन डीएनए तो सब में कॉमन है। और वो कॉमन डीएनए क्या है? कॉमन कैरेक्टर क्या है? होमो सेपियंस का, मनुष्य का, मानव का। और ये सोच हमें मानवता की ओर लेके जाती है। इसमें आध्यात्म का भी बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर आप अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से दूर होते चले जाते हैं तो आपके विचार दूषित होते हुए चले जाते हैं। और विज्ञान के साथ अगर अध्यात्म खड़ा रहता है तो विज्ञान कभी भी विध्वंसकारी नहीं होगा। वो मानव और मानवता और मानव प्रजाति के लिए सदुपयोगी होगा, विध्वंसकारी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम ये चैलेंज करने लगते हैं कि हमने प्रकृति को जीत लिया, हमने भगवान को जीत लिया, अहंकार हम में आ जाता है, ईगो हम में आ जाता है, वहीं से पतन शुरू हो जाता है। और ये पतन हमेशा गर्त में लेके जाता है। इस प्रकार की सोच हमेशा गर्त में लेके जाती है। तो अहिंसा के साथ मानवता, विज्ञान और आध्यात्म, इन सब का अगर कॉम्बिनेशन होता है किसी अखाड़े में तो वो अखाड़ा सबसे ऊपर होगा। क्योंकि आप पश्चिम के लोग भी इस भौतिकवाद से ऊब चुके हैं। क्यों लोग अधिक से अधिक आध्यात्म की, भारतीय आध्यात्म, भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं? क्यों लोग अधिक से अधिक, पूरी दुनिया ने योगा अपना लिया है, आध्यात्म अपना लिया है, मेडिटेशन अपना लिया है? सोचिए तो सही। क्योंकि ये आपको, आपके मन और शरीर दोनों की शुद्धि करता है, आपको आध्यात्म की ओर लेके जाता है,
आध्यात्म और धर्म मजहब में अंतर है, ध्यान रखिएगा। आध्यात्म आपको प्रकृति से जोड़ता है, प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए एक दूसरे ही शांतिपूर्ण और स्वर्गिक विश्व पर्यावरण या वातावरण में ले जाता है, एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जहां से आप एक अच्छे मानव बन के निकल सकें। और जिस पल वहां से आध्यात्म हट जाता है वो विज्ञान विज्ञान ही रह जाता है, और ऐसा विज्ञान हमेशा विध्वंसकारी होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।